जय हिंद। उत्तर लोकसभा चुनाव में अभी पूरा एक वर्ष बीत रहे हैं। 2022 के जाने में भी अभी 2-3 दिन शेष है, फिर पूरा 2023 शेष है। उसके बाद कहीं फरवरी मार्च में जाकर लोकसभा चुनाव की गतिविधियां चरम पर होंगी। मई के आसपास जाकर नई सरकार का गठन होना चाहिए। तो इतनी जल्दबाजी है कुछ लोगों के लिए कि उसकी चर्चा अभी से शुरू कर दी है, आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं, राय लेनी शुरू कर दी है, राय देनी शुरू कर दी है। जबकि अभी मुझे लगता है ये सब निरर्थक चाहिए। भारत में क्या, जहां जहां लोकतंत्र है विश्व में कहीं भी एक घटना से चुनाव पलट जाते हैं। 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा होता है कि जिसकी सरकार आती हुई दिख रही होती है, जो विधायक सांसद बनता हुआ दिख रहा होता है, एक घटनाक्रम से उसका भविष्य बदल जाता है, सरकार किसी और की बन जाती है। तो ऐसे वातावरण में 15 महीने पहले कोई ये कैसे कह सकता है कि 15 महीने बाद फला सरकार बनेगी या फला सरकार नहीं बनेगी। हो सकता है यही सरकार वापस आ जाए, हो सकता है नरेंद्र मोदी ही पुनः प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है भाजपा बहुत बुरी तरह से हार जाए, हो सकता है नरेंद्र मोदी इतनी बुरी तरह से हारे कि वो सरना गिल्ट महसूस करें कि हाँ मैं तो इतना दुख किया था और इतनी मेरी दुर्गति हो गई। तो 15 महीने बाद की चर्चा अभी से कर पाना असंभव सी बात है। ज्योतिष में तो कह सकते हैं हाँ फला टाइम पे फला व्यक्ति के ऐसे ग्रह होंगे और ये संभावना है और ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक बात एक वैज्ञानिक बात है और वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टि से अभी से ये कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है कि 15 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम होंगे, क्या माहौल होगा, क्या स्थिति होगी, क्या नहीं होगी। और विशेष बात यह है कि भारत के 9 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं 2023 में, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्य हैं। देश में ऐसे कम राज्य हैं, 20 से ज्यादा सीटों वाले राज्य हैं, उनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक है। इनकी चर्चा नहीं हो रही है। 9 राज्य के चुनाव महत्वपूर्ण बात है। यहाँ जो परिणाम आएंगे, यहाँ जिस दल की सरकार बनेगी, जिस विचारधारा की सरकार बनेगी, उसके आधार पर केंद्र सरकार की नींव तय होगी, उसके आधार पर लोकसभा चुनाव के परिणाम तय होंगे। तो इन 9 राज्यों की बात नहीं की जा रही है। अब सीधे लोकसभा चुनाव की बात क्यों की जा रही है, ये सवाल मेरे मन में भी और आपके मन में भी उठ सकता है। तो उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान का मतदाता पिछले 1.5-2 दशक में इतना समझदार हुआ है, इतना जागरूक हुआ है, इतना बुद्धिमान हुआ है, राजनीतिक तौर पर इतनी जागरूकता आई है कि वो अब मतदान का निर्णय नितांत व्यक्तिगत तौर पर लेने लगा है। जैसे एक परिवार में 10 या 12 सदस्य हैं और गृह स्वामी किसी को वोट दे रहा है, तो उसी के परिवार के, उसके मेहनत की कमाई पर भोजन करने वाले, उसकी मेहनत की कमाई से पलने वाले बाकी सदस्य कहीं और वोट देकर आ रहे हैं और इसको लेकर झगड़ा भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ तुम किसी और को दे आई तो वो उसने कह दिया हो कि तुम अपना चूल्हा अलग कर लो या हमारा तुमसे संबंध नहीं है। इतनी स्वतंत्रता लोग अब ले रहे हैं और दे रहे हैं। कहाँ वोट ठीक है, तुम किसको दे रहे हो, हम तो फलाने को दे रहे हैं। इसी वजह से, इसी कारण से, इस जागरूकता के ही कारण अलग अलग परिणाम आ रहे हैं, अलग अलग विचारधाराओं को वरीयता दी जा रही है। ग्राम पंचायत में व्यक्ति किसी अलग विचारधारा को वोट दे रहा है, नगर निकाय में किसी अलग विचारधारा को वोट दे रहा है, विधानसभा चुनाव में किसी अलग विचारधारा को चुन रहा है, लोकसभा चुनाव में किसी अलग विचारधारा को चुन रहा है। भाजपा की ही अगर बात करें तो जितना जागरूकता से, जितनी रोचकता से, जितने गंभीरता से व्यक्ति लोकसभा चुनाव को लड़ा रहे हैं पिछले 2-3 चुनाव से, उतनी गंभीरता से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं।
वोट परसेंटेज अलग है उन दलों को जाने वाला। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि कुछ परसेंट लोग नरेंद्र मोदी से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्मवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर चाहने लगे हैं। कुछ परसेंट लोग ऐसा तबका है जो नरेंद्र मोदी को, भाजपा को पसंद नहीं करता होगा, दक्षिणपंथी विचारधारा को पसंद नहीं करता होगा, अन्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वगैरह और ये सब है उन्हें पसंद नहीं करता होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी से वो डायरेक्ट कनेक्शन महसूस करता है। कुछ 1% वोट ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी को जाता है। तो सीधे लोकसभा चुनाव की चर्चा करने का जो आशय है इस समय, वो सिर्फ ये है कि इन 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इन 9 राज्यों में जो 1-2% जो वोट नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की नीयति से जाता है, उनको सशक्त बनाने की दृष्टि से जाता है, उनके आह्वान पर जाता है, उनकी अपील पर जाता है, तो कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो 1%, 1.5% के अंतर से, जैसे हिमाचल का जो चुनाव था, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 500 और 1000 के बीच में आ रही हैं, जीती हैं। तो ऐसी सीटों को प्रभावित कर दिया जाए, तो उस 1% या 2% लोगों के मन में ये बात सिद्ध कर दी जाए कि 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले, 2024 में भाजपा नहीं आने वाली, 2024 में गैर भाजपा की सरकार आने वाली है। तो तुम जो अभी वोट दे रहे हो नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर या नरेंद्र मोदी की अपील पर, वो तुम्हारा वोट गड्ढे में जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो आने ही वाले नहीं है। तुम एक बार अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लो। तो इन 9 राज्यों में जो सरकारें बनने वाली हैं या बन सकती हैं, या भाजपा की जहाँ जहाँ संभावना है, या भाजपा जहाँ जहाँ सशक्त है, या भाजपा के प्रत्याशी जहाँ 1500-1500 वोटों के अंतर से हार जीत सकते हैं, उस वर्ग के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा वापस नहीं आने वाले। और अगर ये बात उस वर्ग के दिमाग में बैठाने में ये लोग सफल हो गए, तो कई राज्य, 9 राज्यों में से मान लो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में भाजपा ना आए, तो इन 3 बड़े राज्यों में सरकार नहीं आई, तो जाहिर है केंद्र सरकार बनने में लोकसभा चुनाव प्रभावित होगा ही। तो 3-4 राज्य बड़े ये हो गए। बिहार में जैसे भाजपा की सरकार नहीं है, गठबंधन टूट गया है। महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की है, लेकिन शिवसेना जहां जो सबसे सशक्त और मजबूत और प्रभावशाली दल माना जाता है, उससे उनका गठबंधन नहीं है। तो उसको ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें हालातों को, इन चीज़ों को। तो 5-6 जो बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जब ये सब एक ही बचेगा बड़े राज्य में, इन सब राज्यों में अगर भाजपा विरोधी सरकारें होंगी, जाहिर है लोकसभा चुनाव प्रभावित होगा। तो उस लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए अभी ये राज्यों की सरकार बनने से पहले राज्यों की चर्चा जानकर नहीं कर रहे हैं, इरादे से नहीं कर रहे हैं। राज्य के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोकसभा चुनाव की बात को मतदाताओं के दिमाग में घुसाने की प्रक्रिया है ये। तो इस टूल किट गैंग से बहुत सक्रिय रहना है, सतर्क रहना है। जैसी आपकी राजनीतिक समझ है, जैसी जागरूकता, जैसी बुद्धिमत्ता आपके अंदर पिछले 1.5-2 दशक में डेवलप हुई है, उसी का इस्तेमाल करना है। वोट कांग्रेस को दें, भाजपा को दें, सपा को दें, बसपा को दें, चाहे जिसे दें, लेकिन टूल किट गैंग के प्रभाव में आकर इनकी रणनीति का हिस्सा बनकर निर्णय ना लें। आप जो निर्णय लेंगे वो आपका बढ़िया निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, आपको अपने निर्णय पर गर्व होगा। लेकिन ये टूल किट गैंग ये बहुत बड़ा चंदा लेकर, बहुत बड़ी रणनीति के तहत, बहुत बड़े उद्देश्यों के कारण बात फैलाता है। उस फैलाने उस समूह की रणनीति का हिस्सा ना बने, उन षड्यंत्रकारियों के हिस्सा ना बने, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी जिस तरह से आंकड़े पेश करते हैं, जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा करके
क्योंकि बुद्धिमान वर्ग का है ही वो, तो वो चीज़ों को इस तरह से पेश करते हैं, इस तरह से आंकड़ों को निकाल कर लाएंगे, आपको भी एक क्षण को ये लगेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वही देश में होने वाला है, वही विश्व में होने वाला है, वही होने वाला नहीं है बल्कि ये पत्थर की लकीर है, यही होगा। तो ऐसे षड्यंत्रकारियों से दूर रहें, इनके वीडियो देखें, उनमें इनके षड्यंत्रों को पकड़ें, इनकी धूर्तता को पकड़ें, इनकी धूर्तता के को ऑब्जर्व करके इन्हें जवाब भी दें, इन्हें बताएं कि हाँ टूल किट गन 2024 के चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय क्यों है। तुम अभी 9 राज्यों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अभी मध्य प्रदेश की चर्चा क्यों नहीं कर रहे, तुम अभी राजस्थान की चर्चा क्यों नहीं कर रहे, तुम अभी कर्नाटक की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मिजोरम की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, तेलंगाना, मेघालय की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सीधे 2024 की चर्चा क्यों कर रहे हो। इनसे ये सवाल पूछिए, आप सवाल पूछेंगे तो इन्हें ये पता चल जाएगा कि इनका षड्यंत्र जनता की समझ में आ रहा है, जनता समझ रही है कि इस टूल किट गैंग के बहकावे में नहीं आना है, यही आपकी जीत होगी, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से देश मजबूत होगा। षड्यंत्र में आकर निर्णय लेने से सब चीज़ें कमजोर होंगी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखिए, कोविड से भी बचे ही रहो।